देखो लाइफ में कभी ना कभी आप कोर्ट गए होंगे या कभी ना कभी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि ऑब्जेक्शन, इस तरीके की बात कोर्ट में मत कीजिए, रेलेवेंट बात कीजिए। अब इसका क्या कनेक्शन है या आज का लेक्चर जिस चीज पे है वो मैं आज आपको यही समझाने वाली हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक वर्ड है सुसंगत, या जिसे अपने कहते हैं रेलेवेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका रोल कितना है पूरे एविडेंस एक्ट में, वो सारी चीजें एक के बाद आपको मैं कनेक्ट करके बताती जाऊंगी, तो लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में, जिसमें आज का अपने लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं सुसंगतता के बारे में। देखो, सबसे पहले जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपने फैक्ट की बात करते हैं तो तथ्य दो तरीके से अपने पढ़ते हैं, या अपने तीन भी बोल सकते हैं। जैसे एक पढ़ते हैं सुसंगत तथ्य, एक पढ़ते हैं अपने विवादक तथ्य, एक पढ़ते हैं अपने असंगत तथ्य, और एक और पढ़ते हैं अपने विसंगत तथ्य। एक और अपने पढ़ते हैं विसंगत तथ्य। देखो क्या होता है, जनरली जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अगर मान लो कि मर्डर का केस चल रहा है, कोर्ट में मर्डर का केस चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे कोर्ट किन चीजों को डिस्कस करेगा, ए ने बी का मर्डर किया है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या चीजों को सुनेगी? क्या ये सुनेगी कि ए इंस्टाग्राम अच्छा चलाता है, या ये सुनेगी कि ए क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्या ये सुनेगी कि ए फोटोशूट बहुत अच्छा करता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। इस तरीके की चीजें कोर्ट नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि ये मर्डर के केस से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या सुनेगी? कोर्ट सुनेगी कि क्या ए की बी से दुश्मनी है, क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था, क्या ए की मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ठीक नहीं थी। ऐसी चीजें कोर्ट यहाँ पर सुनेगी। अब इन दोनों बातों से हमें क्या पता चला कि कोर्ट उन बातों को केस में डिस्कस करेगी जो कि केस से जुड़ी हुई है, मतलब जिनका केस से कनेक्शन है। अब ध्यान रखना, जिन चीजों का किसी बात से कनेक्शन होता है वो चीजें क्या होती है, रेलेवेंट होती है, मतलब उचित होती है। अब इस रेलेवेंट वर्ड को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज में डिफाइन किया गया है। के क्लोज में क्लियर लिखा हुआ है सुसंगत क्या होता है। देखो, वैसे तो हम इस डेफिनेशन को रट के भी हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की चीज इस डेफिनेशन को रटने से कवर नहीं होगी। मेंस का अगर हमारा 6 से या 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो केवल सुसंगत की डेफिनेशन से हम वो 5 से 6 नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें, कुछ इलस्ट्रेशन, एसेंशियल की पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है सुसंगत क्या होता है, विस्तार से समझाइए, तब आप सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन जो बेरेक में लिखी है उससे चीजें कवर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स भी बताने होते हैं। अब जैसे पहले मैं बेरेक का आपको बताती हूँ कि सुसंगत, सुसंगत के बारे में बेरेक्ट क्या कहता है, के डेफिनेशन कहती है कि एक तथ्य, अब देखो एक तथ्य, तथ्य का मतलब होता है कोई बात। अब कोई बात, यहाँ पे ये बात ही केस से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक तथ्य दूसरे तथ्य का, दूसरे तथ्य का, दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जो इस अधिनियम में, इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकारों में से, निर्दिष्ट प्रकारों में से एक दूसरे से, एक दूसरे से संसक्त हो,
एक दूसरे से संसक्त हो। अब संसक्त का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकारों का मतलब कि इस एक्ट में कि जो सेक्शन 3 से लेकर 50 तक की चीजें हमें बताई गई है उनसे जुड़ी हुई है, उनमें अगर उन चीजों को रेलेवेंट बताया है तो वो सुसंगत है। जैसे ये कहता है सेक्शन 3 से 50 कहता है प्रसंग हेतु क्या परिणाम रेलेवेंट है। सेक्शन 3 से 50 कहता है कि हेतु तैयारी और पूर्व का पश्चात का आचरण रेलेवेंट है। मन या शरीर की दशा रेलेवेंट है। ये कहता है एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट है। ये कहता है कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट है। तो जो इस चैप्टर में 3 से 50 तक में जो चीजें बताई गई है वो रेलेवेंट है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ए ने बी का मर्डर किया तो कोर्ट क्या सुनेगी कि क्या ए क्रिकेट अच्छा खेलता है, नहीं, ये चीजें रेलेवेंट नहीं है। अब सिंपल सी क्या चीज है, जो फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से इतना जुड़ा हुआ है कि केस का सच जानने में मदद मिले तो उसे अपने क्या कहते हैं, रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अब ए इंस्टाग्राम अच्छा चलाता है, ए क्रिकेट अच्छा खेलता है, ए फोटोशूट अच्छा करता है, तो ये चीजें रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या इससे मर्डर की गुत्थी सॉल्व हो रही है क्या? मर्डर में जो डिस्प्यूट है केस में वो सॉल्व हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंट चीज को, रेलेवेंट शब्द को हम समझ सकते हैं कि भाई जो चीजें आपको देनी है वो उचित तरीके से दो। एक्स्ट्रा कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें मत करो। अगर आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें करोगे तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं कि अगर आपको साक्ष्य देने, जनरल रूल की बात कर रही हूँ, कि अगर आपको साक्ष्य देने हैं तो आप दो तरीके से दे सकते हो। एक सुसंगत तथ्यों का दे सकते हो और एक विवादक तथ्यों का दे सकते हो। एक विवादक तथ्यों का दे सकते हो। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 3 में लिखी हुई है। इस सेक्शन 3 को अपने क्या बोलते हैं? साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला भी कहते हैं। जो फैक्टम प्रोबेंडम है पूरे एविडेंस एक्ट का, वो सेक्शन 3 है, क्योंकि सेक्शन 3 कहता है जब भी आपकी किसी वाद में, किसी कार्यवाही में आपको चीजें प्रूव करनी है तो या तो आप रेलेवेंट दो या फैक्टिंग इशू दो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज सुसंगत नहीं है, जो चीज सुसंगत नहीं है वह सुसंगत हो सकती है, वह सुसंगत हो सकती है। ये चीजें एक तो हम पढ़ते हैं प्ली ऑफ एलिबाई में, प्ली ऑफ एलिबाई अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत में, एक हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट वाले टॉपिक में। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो भले ही रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्टिंग इशू से जुड़ी है तो हम उसे रेलेवेंट बना सकते हैं, हम उसे रेलेवेंट बना सकते हैं। अब जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल कि आपका एक फोन चोरी हो जाता है, आप लोगों का एक फोन चोरी हो जाता है। अब यहाँ पे फोन चोरी होने पर कोर्ट क्या डिस्कस करेगी? यहाँ पे कोर्ट ये डिस्कस करेगी कि चोर की फेवरेट मूवी कौन सी है, चोर का फेवरेट कलर कौन सा है, क्या इस तरीके के फैक्ट कोर्ट डिस्कस करेगी? या कोर्ट डिस्कस करेगी कि सीसीटीवी फुटेज वहां पर थी या नहीं थी, ऐसा कोई कोई आई विटनेस था या नहीं था, इस तरीके की बात। या इसके अलावा कोर्ट ये देखेगी कि क्या इस मोबाइल फोन किसके पास है या उसकी जीपीएस लोकेशन क्या है, ट्रैक करो। ये चीजें जो है कोर्ट डिस्कस करेगी। इन चीजों को हम किस कैटेगरी में मानेंगे? रेलेवेंट कैटेगरी में मानेंगे। लेकिन इन चीजों को हम रेलेवेंट कैटेगरी में नहीं मानेंगे। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में बता सकते हो। और इसके अलावा एक बात करते हैं कि कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट को ही क्यों देखती है। अब देखो कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट को ही क्यों देखती है, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है
कि जो चीजें केस से जुड़ी हुई नहीं है उनके बारे में भी डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी मैटर बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। अगर हम इररेलेवेंट चीजों को देखने लगेंगे तो कोर्ट का टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि रेलेवेंट चीजों को ही डिस्कस करो। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या है? जिनका कनेक्शन इंपॉर्टेंट चीजों से है वही रेलेवेंट मानी जाती है, कि जो फैक्ट किसी इशू से संबंधित है, केस को प्रूव डिस्प्रूव करने में मदद करे, वही चीजें किस कैटेगरी में आती है? रेलेवेंट की, रेलेवेंसी की कैटेगरी में आती है, सुसंगतता की कैटेगरी में आती है। अब जैसे चैप्टर 2 है या पार्ट 2 है, सेक्शन 3 से 50 तक आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किन किन चीजों को सुसंगत कहा गया है। ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हर एक डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर एक डेफिनेशन से मेंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर से अगर आपको हेल्प मिली है, फटाफट क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।